बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशिम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, हमारी अवाम की जो गरीब अवाम है बेसिकली उसकी एक ही डिमांड है और ये है कि जी रियासत उसके जो बुनियादी जो हकूक़ हैं वो पूरे हो जाएं और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, जिसमें एक हेल्थ आती है, एक उसकी एजुकेशन आ जाती है, एक उसका रोज़गार का एलिमेंट आ जाता है और इन सब के साथ जो जुड़ी हुई है वो है उसकी अपनी छत। और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये बहुत अरसे से मार्केट में इन है और रियल एस्टेट में बहुत सारे ममालिक ने कोशिश की है कि जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इकानमी को बूस्ट करें और बहुत सारे ममालिक ने ऐसा किया भी है। पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट के साथ यही कुछ हो रहा है क्योंकि जी पिछले 8-10 साल से इस पर बहुत फोकस किया गया है और इसमें कॉलोनीज़ काटी गई हैं। इसके बाद इसमें साथ में इन्होंने एजेंट्स रख लिए हैं जो उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्लॉटिंग होती है, ऐड चलती हैं, उसके बाद वो आवाम को वो फाइलें और वो प्लॉट्स बेचना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सारे बिज़नेस में कुछ धंधे वाले, कुछ माफिया लोग भी एंटर हो गए हैं जिन्होंने गरीब की जो ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी उसको खा गए बेचारे। उसके साथ जमा पूंजी के साथ साथ उस घर को भी, उस गरीब को भी खा गए वो। तो इस तरह की एक जो है वो स्टोरी है वो हम आज डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट की, ताकि जो बाकी लोग हैं वो केयर करें अपनी जमा पूंजी खर्च करते हुए, कौन कौन से चीज़ों को मद्देनज़र रखें और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये इसमें कैसे माफिया ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स लेवल पे लोगों को क्या रोल प्ले करना चाहिए और जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं यासिर शेख साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर जी, ये जो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसको जो बूम मिला है, सिर्फ इस बूम की वजह से ये सारा धंधा माफिया इसमें घुस गया लूट मार करने वाला, या कोई और वजह है, या ईजी है लूटना लोगों को? देखिए मोहतशिम तरीन साहब, ये खालिसतन जो है उन इदारों की नालायकी, उन इदारों की मिली भगत और उन इदारों की इस जुर्म के ऊपर आंखें बंद करने के मामलात से मुतल्लिक और इबारत ये तमाम मामला है। देखिए, ये जिस सोसाइटी को हम डिस्कस आज करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो उन सारे मुतासरीन से जिनकी तादाद हज़ारों में है। गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि इब्न सीना हॉस्पिटल के साथ NLC बाईपास पे, मुल्तान बाईपास पे ये बनी, 2020 में लॉन्च की गई। इसके तमाम मुतासरीन जिनकी तादाद हज़ारों में, मैं उनसे आपके फोरम से माफ़ी मांगता हूँ और माजरत करता हूँ कि उनके दर्द का जो फसाना है, उनकी ये जो अलमनाक दास्तान है, इस पे हमें बहुत पहले लिखना और बोलना चाहिए था। लेकिन हम चूँकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया जिससे हम वाबस्ता हैं, उनके पास इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए टाइम नहीं है। ट्रू। तो वो जो मुल्क के अंदर सियासी खाना जंगी है, मुल्क के अंदर हाई रोज़ के जो धमाचड़े हैं, हाई रोज़ की हड़तालें और जैम पैक्स हैं और ये वो, उसने मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया जो जन्म लिया इस सूरत हाल से, इस सियासी अनारकी से जो मामलात ख़राब हुए, उनमें से एक मामला ये है कि लोगों के मसाइल के ऊपर मोटी तह जो है गर्द की चढ़ गई। यानी कि स्क्रीन इतनी बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए ये नॉन इश्यूज़ हैं। जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू है वो हमारे अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नॉन इशू बन गया। तो मैं जो आज आपके फोरम से माफ़ी मांग रहा हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ कि ये साल हा साल से जो ऐसे माफियाज जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, लोगों को लूटा, अगर मेरे और आप जैसे जर्नलिस्ट उनकी आवाज़ बनते, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते, उनके दुखों का दरमा बनते, तो शायद ये जो गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग सोसाइटी है ये इतने बड़े जो है स्कैम का वजूद ना होता, इतने बड़े कभी ना बनता होता और तीसरा चौथा भी प्रोजेक्ट ना होता। जी। अब इसको अगर इस तरीके से ले लें, पहले तो पता होना चाहिए कि बेसिकली है क्या ये। मैं तो जब मुझे इनके मुतासरीन ने रब्ता किया और मुसलसल एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया, अगेन अनफॉर्चुनेट, मतलब वो हम हैं तो सही कि मामलात को लेके हम बता रहे हैं कि किन मजबूरियों की वजह से हम इनके ऊपर बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ आज कोशिश करेंगे कि हक अदा करें, उनके दुख का फसाना बिना किसी
हम उसके बयान करें लगी लिपटी के। मामला ये है कि 2020 में ये सोसाइटी लॉन्च की गई, गुलबर्ग हाउसिंग एग्जेक्टिव हाउसिंग सोसाइटी। इसका मैंने पता आपको बता दिया कि इब्न सीना हॉस्पिटल जो बाईपास, मुल्तान बाईपास से नलसी बाईपास पे ये है। और इसके जो ऑनर है वो भी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, बहुत मारूफ सियासी, इस वक्त तो कदावर सियासी शख्सियत हैं, मोहतरम अली असगर गुरमानी साहब, जो अली असगर गुरमानी साहब जो इस वक्त रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे ज़िला लिया से आज़ाद हैसियत में PP 283, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है सपोर्ट से, या उनके नामज़द करदा आज़ाद उम्मीदवार आप कह लें इनको। और बाद में जीतने के बाद ये पैराशूटर इन्होंने ड्राइव की और वक्त के धारे के अंदर ही इन्होंने ख़ुद को ढाला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्ट बन गए, जो कि अगेन एक अब मामला। इस सारी बात को डिस्कस करने से पहले हम देखिए कि किसी भी माशरे के अंदर ये जो इस किस्म की वारदातें, इस किस्म के रवैये जो है वो क्यों पनपते हैं, उसके लिए मैं भी मुजरिम हूँ। मैं समझता हूँ PP लिया 283 की आवाम भी मुजरिम है। वो उन दुखों में, जो उन आंसुओं की बराबर की ज़िम्मेदार है कि जो हज़ारों इस सोसाइटी के मुतासरीन का एक नोहा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक शख्स है। आप देखिए कि सियासी अनारकी, अक्सर वो हम अपने रवैयों से ना बड़े हम कहते हैं, लोग बड़े जब बात करते हैं कि जी जमहूरियत जैसी भी हो बड़ी अच्छी होती है, तो हमें हंसी आती है कि यार ये किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। इस जमहूरियत की बात कि एक शख्स है कि उसने जनाब 4 करोड़ रुपए लगा के एक पार्टी से जो है मतलब है कि इसमें अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन जो ज़बान ज़देआम गुफ्तगू होती है कि वो उस जमात का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो फ्री में तो टिकट किसी को नहीं देती ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को फ्री में टिकट नहीं देती, तो और करोड़ों से नीचे भी नहीं देती। तो वो उन्होंने टिकट दिया और जाहिर बात है कि साहिब हैसियत थे गुरमानी साहब, उन्होंने टिकट लिया, या टिकट नहीं भी लिया तो कम से कम आज़ाद कैंडिडेट उनकी सपोर्ट ले ली और वहाँ PTI ने अपना इनको ही नामजद अपना किया। अब मामला ये है कि इस इलेक्शन में जाने से पहले जनाब गुरबानी साहब जो कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव के, और DG खान में भी काम करके आए, वहाँ भी एक लंबी फहरिस्त है लोगों के नूहों की, लोगों की आहो बका और फरियाद की, जो कि इनके ट्रैप के अंदर आए और ट्रैप में आने के बाद उनके लाखों रुपए लुट गए। बहुत से लोगों को इन्होंने अकोमोडेट कर दिया, जो ज़्यादा तकड़े थे, जो चढ़ जाते थे, उनको इन्होंने हाथ बांध के उनको अकोमोडेट कर दिया। जो मेरे और आप जैसे गरीब लोग थे, आम आवाम थे, जिनका कोई वो मतलब पुरसाने हाल नहीं था, उनकी इन्होंने गर्दनें दबा दी। तो वहाँ से जो है ये बहुत आसूदगी के साथ निकल आए, मुल्तान में आए, मुल्तान में आके एक मेगा प्रोजेक्ट, उससे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब ज़रा दर्जाबंदी करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले को, कि जिसमें मैं समझता हूँ कि आम आवाम का भी कसूर है। अब इस सूरत हाल में जो DG खान में स्कैम था इसका गुलबर्ग हाउसिंग का, वो पूरी मीडिया के अंदर, मतलब मेन स्ट्रीम के अलावा जितना हमारा लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, लोग भरे होते थे, लोगों के एहतजाज चल रहे होते थे। इनकी हल्के की आवाम बखूबी इदराक रखती थी कि हम जिस बंदे को अपना नुमाइंदा चुनने के लिए जा रहे हैं वो हज़ारों घरों के जो है माशी चिराग गुल करके आया हुआ है। उसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को अफरियत में बदल दिया। लेकिन सलाम है उन दोनों हाथों से उन हल्के की आवाम को कि जनाब इतनी बड़ी वारदात करने के बावजूद लोगों को आपने टिकट दे दिया और MP मुंतखब कर दिया। तो इस शऊर पे बाकायदा लानत है, इस सियासी शऊर पे, और इस जमहूरियत में भी बाकायदा लानत है कि जो माशरे के अंदर इस किस्म के जो है प्रमोशंस कर रही होती है। तो यहाँ तो आपको मुझे समझ आनी चाहिए कि जिस जमहूरियत का हम जिक्र करते हैं वो हमारे जैसी सोसाइटी के लिए सूट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो शऊरी लेवल है, एक आम पाकिस्तानी का जो हमारा और आपका शऊरी लेवल है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम जमहूरियत की जो रूह है उसको समझ सके। हम तो मतलब है कि वो कहते हैं जी वो खंबा भी खड़ा कर दे तो हम उसको भी वोट दे देंगे, इसकी जगह तो कोई वो एक एनिमल का नाम लेते हैं कि वो भी होता तो हम वोट दे देते। वो लख दी लानत है तुम्हारे ऐसे शऊर पे, ऐसी अंधी तकलीद पे लख दी लानत है। शर्म से डूब मरो कि तुम किन लोगों को मुंतखब करके ऐवान के अंदर जो है असम्बली के फ्लोर में भेज रहे हो कि जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को पहले से इतना मुतासर किया हुआ, और आगे जाके मुतासरीन। और फिर सलाम है सर उन जमातों को भी, लख दी लानत है उन जमातों पे भी जो इनको फिर ले रही है, कि जो इनको पहले नामजद कर रही है और फिर लख दी लानत है उन पे भी जो इनको एक्सेप्ट कर रही है। सारी चीज़ें होने के बावजूद सब कुछ पता है, सारी एजेंसी की रिपोर्टिंग है कि कौन और क्या बंदा मतलब किस कुमाश का है, क्या करके आया। आपने जनाब जी आओ जी वेलकम जी, उसको उन्होंने 2 रंगी पट्टा डाला था, इन्होंने 1.5 रंगी पट्टा डाल दिया, आओ जी आप।
और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गया कि आपको आपका कोई इदारा नहीं पूछेगा, कोई कानून नाफिज करने वाली एजेंसी नहीं पूछेगी, कोई अदालत आपको कुछ नहीं कहेगी। आपने चूंकि अब हमारी छत्र छाया में आ गए हो, इक़्तिदार की रेशा दुरानियों में, इक़्तिदार के ऐवानों में, इक़्तिदार की गलियों के अंदर अब आ गए हो, अब किसी के बाप की ज़रूरत नहीं। हज़ारों लोग जो है बेचारे जो मुतासरीन हैं वो मरते मरते रेडियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाएँ, कोई पुरसान हाल नहीं। मोहतशिम साहब, अब यकीन मानिए कि इस सोसाइटी के लोगों ने जब मुझसे रब्ता किया तो उनमें से मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो वो कोई रेडी बांध निकला बेचारा, कोई इस आलम में था कि जी 1.5 मरला या 2 मरले के घर में रहते थे या 3 मरले के घर में रहते थे, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, जगह बिकी और हमें पैसे मिले, पैसे इतने थे नहीं, चलें कुछ छुपाने के लिए एक उम्मीद हुई कि भाई गुलबर्ग हाउसिंग बन रही है, आसान एक साथ के ऊपर हमें चीज़ें मिल रही हैं तो हम ले लेते हैं, चलो किसी टाइम पे मेहनत मजदूरी करके किस्त में देते रहेंगे जी, 1000 रुपये डेली देते रहेंगे या कुछ भी, इस तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन वहाँ फिर अगेन वही मामला कि वो बेचारे एक तो पहले दुखों और अफलास और मुसीबतों का शिकार थे, फिर जाके यहाँ। तो ये इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में अब ये देखिए मोहतशिम साहब कि अगर ऐसे रवैये सियासी जमातें ऐसे लोगों को अपने सीनों से लगाएंगी तो मुझे बताएं कि उन हज़ारों लोगों को ना जिन्हें अदालतें इंसाफ देती हैं, ना कोई पुलिस वाला उनकी सुनवाई करता है, और इसमें जो माफियाज को प्रोटेक्टर है MDA, जितनी भी एजेंसीज हैं जो इनको सर्टिफाइड कर रही हैं कि जाओ जी बदमाशी की सर्टिफिकेट है, आप लोगों की जाके लूट मार कर लो, लोगों को पूरी जिंदगी की सारी आप यहाँ से लूटो, लोगों से लोगों की जो है जमा पूंजियाँ निचोड़ो और जाके सियासी कमाशों में डालो, वहाँ करोड़ों के टिकट लो और करोड़ों आगे दिलाओ, फिर हुकूमत की छतरी के नीचे आ जाओ और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। हैरान कुन आलम यह है कि 2020 में जब ये कॉलोनी लॉन्च की गई तो इस कॉलोनी के अंदर जो इनिशियली जो है इन्होंने जो इस डॉक्यूमेंट्स से हम पढ़ सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि जो 4 से 5 ब्लॉक पे मुश्तमिल जो है इन्होंने इसकी तशहीर की कि गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी जो है 4 से 5 ब्लॉक जो है उन्होंने अपने मैप के अंदर किए और शायद वही फाइल जो है वो MDA को या दीगर उनको दी होगी इनिशियल अप्रूवल के लिए। और उसके बाद अब जो इन्होंने बताया मतलब कि जो इसके मुतासरीन ने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर दरख्वास्तें दी हुई हैं कि हर ब्लॉक में 500 से 600 प्लाट पे मुश्तमिल एक ब्लॉक है, तो 4 या 5 ब्लॉकों पे लॉन्च की गई तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लाट होगा। 2000 तो इस वक्त जो है वो 12,000 जो है फाइलें बेच चुके हैं। अब मुझे कोई साइंस का कोई कुलिया, कोई रियाजी का वो कोई रियाजीदान उठ के मुझे समझाए कि 2000 को प्लाट हों और 12,000 लोगों में वो बांटने हों, रिसाइकलिंग का फार्मूला उन्होंने तो वो क्या होगा। और कमाल जाइए, कुर्बान जाइए हमारे मौसूफ MDA जो महान हमारा मुल्तान का तरक्याती इदारा है कि उनकी आंखों के ऊपर उनके इतनी मोटी जो है रिश्वत की चर्बी उनकी आंखों पे चढ़ गई है कि उनको शर्म नहीं आती, नज़र नहीं आ रहा कि आपकी नाक के नीचे ये देखिए बेसिकली कानून की जो पासदारी है अमल दरामद इन इदारों ने कराना है, ठीक है। जब जो बेसिक एजेंसी है जिसने किसी भी कॉलोनी का स्टेटस को मतलब है कि वो देखना है, चेक करना है कि आया कि लोग धड़ाधड़ खरीदारियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे हुए हैं, PHA को किराया आ रहा है, मैं जाने ही आई ली मतलब है कि सबसे बड़ा जो है ना जी पैसा पी रहा है वो लगा हुआ है, सारे डिपार्टमेंटों को उनके हेड्स को सारे मामला उनके उस तरीके से चल रहे हैं। गरीब आदमी एक ठुक के रह गया। एक कॉलोनी जो कि लॉन्च हुई चंद 100 प्लाटों के लिए और हज़ारों की उसमें लोगों को फाइलें बेच दी गई और अब लोग फिर रहे हैं मुतासिर। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, जो ज़रा सा तकड़ा है मोहतशिम साहब वो उसको ये अकोमोडेट कर रहे हैं। कसम खुदा की ऐसे ऐसे लोगों की दास्तानें हैं इस कॉलोनी से, सिर्फ इस हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी कि सुने तो कलेजा मुँह को आता है कि यार कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या कर दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई FIA नहीं, कोई यू नेम इट, कोई एजेंसी नहीं, कोई MDA नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं, कोई ऐसी नहीं कि जो इनकी जाके बात सुन ले, क्योंकि सरकारी छत्र छाया में होने की वजह से कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं है। और ऐसी गवर्नमेंट कि जिसको फिर बनाया भी मतलब एक ख़ास फार्मूले के तहत गया हो, उसमें अगर मतलब है कि आप उड़न पंछी उठा के डाल दें तो प्रोटेक्शन आपको मतलब मिल जानी है। तो अब मामला ये है कि ये दर्द का फसाना है। इस दर्द के फसाने को यकीन करें अल्फाज मुयसर नहीं कि क्या करें। ये खाली एक चीज़ नहीं है सर, ये एक सोसाइटी नहीं है। इस सोसाइटी के इतने बड़े हीनियस क्राइम से जो एक नई राह खुलती है वो इसलिए खुल रही है कि बहुत सारे लोग
फिर जब वो देखते हैं कि जनाब गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी, एग्जेक्टिव हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो वो इन टेबल के ऊपर बैठ के उन्हें पता है कि यार 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए फलां अफसर को दो, करोड़ फलां को दो, एक को गाड़ी दे दो। और यहाँ जुल्म क्या मैं आपको बताऊं बड़ा मजे की बात कि ये इतने शातिर लोग होते हैं जो डेवलपर हैं, ये हर दौर में इख्तिदार के ऐवानों में जो बैठने वाले लोग हैं उनकी औलाद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ इसी जिस शख्स की हम जिक्र खैर कर रहे हैं, मतलब मैंने देखा कि दोनों अतराफ में जो दोनों मखदूमीन हैं उनके बच्चों पे भारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। अच्छा, अब वो जब इख्तिदार में थे कि फलां का बड़े मखदूम का एक दौर था, तो जनाब उसके बच्चे पे भरपूर इन्वेस्टमेंटें हो रही हैं, उनके लिए हर चीज़ जो है ना लाइन करके दी जा रही है, तमाम मामलात का होली सोली मखदूम ज़्यादा जो है वो मतलब है कि वो, और फिर ये है कि उसकी कोई महकमा जरूरत ही नहीं, किसी पुलिस की जरूरत ही नहीं, उससे पूछ ले। लोग दरख्वास्तें दे दे कि मरे जा रहे हैं। इख्तिदार का सूरज उनका गुरूब होता है, दूसरे मखदूम का इख्तिदार का सूरज चढ़ता है, तो वहाँ पर उनके शहजादगान के ऊपर हाथ रख दिए जाते हैं, उनके लिए आयाशी के सामान जो है ये बप्पा कर देते हैं। मामला ये है कि मुझे बताएं कि उनके दर्द का फसाना कौन कहे, उनकी कौन बात करे, जो रुल गए बेचारे, जो कभी इस अदालत में अपना केस दायर कर रहे हैं, कभी उस अदालत में दायर कर रहे हैं, कभी इस अफसर की दरबार के अंदर पहुंच के अपनी फरियाद रख रहे हैं, कभी मीडिया भी एक स्टोरी को छाप के तंग आ गया, अखबार वाले कहते हैं कि यार बस कर दें, कितनी छापें। मेन स्ट्रीम मीडिया का मैंने बता दिया, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, जैसे ये एक तो आप हम कहते हैं कि जी प्रोविंशियल लेवल पे ये बहुत बड़ा स्कैम है, जैसे आप बता रहे हैं कि जी अरबों रुपए की करप्शन हो गई और हज़ारों मुतासरीन बेचारे फिर रहे हैं। तो एक तो प्रोफेशनल लेवल पे तो आपने बता दिया कि जी उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि उनको चाहिए पंछी इस तरह के कि जी अपनी स्किन सेव करने के लिए, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट टॉपल होने के लिए खतरा होता है। एक बंदा जाएगा तो उसके साथ देखा देखी दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तो चलो ये मजबूरी हो गई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तो सोई हुई है। एमडीए का आपने बता दिया, एमडीए के अलावा और कोई नहीं है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बाकी सारे। मैंने आपको बताया ना कि अब तो इन मौसूफ के खिलाफ भाई गर्म हवा का झोंका चल ही नहीं सकता, क्योंकि इक़्तिदार की सबसे मजबूत तरीन जमात जो इस वक्त पंजाब में जिनका राज है, ये उनके सुरखैल हैं, ये उनके एमपी है, तो इनके ऊपर तो बात हो नहीं सकती। और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर की, खा वो एमडीए में बैठा हो, खा वो बैठा हो डिप्टी कमिश्नर हो, उसकी औकात ही क्या है सर? जब ऊपर से डायरेक्शन आ गई कि हमारा बंदा है, कहना ही कुछ नहीं है इसको, फिर अदालतें भी मैनेज हो जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी, इसका मतलब ये है कि पहले आपने बताया ना कि ये पीटीआई के दौर में इसको टिकट मिली गई और उसने टिकट दी, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के बंदों को टिकट देती हैं, फिर जब ये लुटमार करती हैं फिर इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। सर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो सियासी जमातें हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम ऑफ माफियाज बन चुके हैं। ये जितना बड़ा क्रिमिनल है, जितने बड़ा काले धन का मालिक है, पैसे रखें, पार्टी फंड में डालें और उसके बाद आपके तमाम गुनाहों से बिल्कुल पोछा लगा के साफ हो जाएंगे। यू विल बी सर्टिफाइड नीट एंड क्लीन। दुनिया के अंदर कोई इदारा, कोई वो सब आंखें बंद कर लेगा, और अगर जो आंखें बंद जिनकी थोड़ी बहुत खुली रहेंगी, उनकी आंखों के ऊपर मोटा जो है रिश्वत का, करप्शन का प्लस्तर चढ़ा दिया जाएगा। ले जी, रोते रहें, चीखते रहें, सटपटाते रहें। कभी वो बेचारे प्रेस क्लब भाग रहे हैं, कभी वो किसी ऑफिस में, भाई मतलब कि किसी बहुत सारे चैनल के मैं मतलब नाम लूँ, वो हम तक अप्रोच कर रहे हैं, बाकी कहीं जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। यार बात यह है कि जिसकी सारा कुछ चला गया, जिसने सब कुछ, इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैं फाइलें पढ़ रहा था कि उन्होंने, लोगों ने ना, वो बीवियों ने अपने जेवरात बेचे कि अल्लाह हमें किराए की जो लानत है इनसे बचा ले, ठीक है। उनकी अब उनकी अपनी बच्चियां हैं, जिन्होंने अपने जेवर बेचे, उनकी अपनी बच्चियां जवान हो गई और किराए के कमरों में, घरों में रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रिश्ते कोई नहीं आ रहे, सिर्फ इसी खौफ, इसी ख्वाब देखते हुए कि चलें इस सोसाइटी के अंदर मुनासिब रेट पे हमें चीज़ें मिल जाएंगी, किसी टाइम पे हम कोई अपना एक छोटा सा झोंपड़ा बना के बैठ जाएंगे। यार यकीन करें कि इनको मरना याद नहीं है, इनको खुदा का खौफ नहीं है, इस कॉलोनी के मालिक को भी और उसकी सरपरस्ती करने वाली हुकूमत को भी और उनके निगहबान और पुश्तीबान ऑफिसरान को भी और महकमा जान को। यार इन्होंने मरना नहीं है मोहतशिम, इन्होंने कोई जवाब नहीं देना अल्लाह ताला की ज़ात को जाके। अच्छा, एक और फैक्टर भी है, जैसे तो जब हम मार्केट में देखते हैं ना कि मार्केट में जब आपका कंपेटिटर 2 नंबरी कर रहा होता है ना जी, तो वो आपके पास एक बेस्ट वे होता है कि जी आप उसको काउंटर करते हैं। उसको काउंटर करने की बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल आपके सामने मीडिया पे चल रही होगी कि एक कंपनी ने टोकन वाला पेंट बना के तो 2 नंबरी शुरू कर दी, तो जो मेजर कंपनी थी उसने कहा कि जी मैं इसको एक्सपोज करूँगा।
तो ये जो इस तरह के जो माफिया 2 नंबर कार के रियल एस्टेट में घुस गए हैं, जो अच्छे चंद लोग काम करने वाले हैं वो भी तो साथ ही रगड़े जा रहे हैं ना, उनका कोई रोल नहीं है कि वो इस तरह के जो मगरमच्छ आए हैं, बदमाश आए हुए हैं, उनको काउंटर करें। ये प्रोग्राम करके हम खुद अपने लिए भी मसाइल की एक नई राजधानी खोल रहे हैं। ये कोई इतना आसान नहीं है कि इस मौसूफ के ख़िलाफ़ आप लब कुशाई करें और लोगों की तकलीफ़ों का बयान करें। जिन कॉलोनीज़ के जो अच्छी कॉलोनीज़ वाले हैं वो क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते कि जैसे ही उन्होंने इनके साथ अपना कंपैरिजन करना शुरू किया तो उनकी कॉलोनियाँ सील हो जाती हैं। शाम को जाता है वो डाले टाँ करते हुए, वो क्योंकि 2 नंबरी नहीं करते हैं तो 2 नंबरी से आगे हिस्सा नहीं जा रहा होता, ये सारा चैनल चला रहा होता है। मुकद्दस गायों को हाथ छेड़ दिया ना, जो कि सरकारी छत्र छाया में अब खा रही हैं, फिर रही हैं, चल रही हैं, लोगों का मांस उधेड़ रही हैं, उनके खिलाफ आप कैसे बात कर सकते हैं? तो मुझे आपके ऊपर डर लग रहा है कि आपको मैं शाम को अच्छा, ये इसी को अगर मैं दूसरे एंगल में देखूं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं सर, देखिए जैसे आप बता रहे थे कि जी 2000 प्लॉट हैं, 12000 फाइलें सेल हो चुकी हैं, तो 12000 सर इस अली असगर गुरमानी साहब ने तो नहीं बेची ना सर, किसी एजेंट्स ने बेची होंगी ना। तो एजेंट्स जो जाके वो मेरे पास आके कहते हैं कि यार बड़ी ज़बरदस्त कॉलोनी है, बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो तुम्हारे बच्चे बाश और दुआएं देंगे मुझे, तो यहाँ इन्वेस्ट करो। तो वो कितने एजेंट होंगे, कितने 100 एजेंट्स होंगे जो ला के लोगों को बेसिकली, तो वो भी तो सेम इसका पार्ट है ना सर। जो मोहतशिम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी इस जुर्म के बराबर के शरीक हैं कि जिन्होंने अपनी ज़ात की, सिर्फ अपनी ज़ात थोड़े से पैसे अपने कमीशन के लिए 1% 2% कमीशन के लिए ऐसे लोगों के हत्ते लोगों को चढ़ा दिया, मासूम लोगों को, कि जिनके जबड़ों से अब इनके हकूक़ को लेना कोई आम काम नहीं। सिर्फ अपने कमीशन खरे किए और लोगों को फाली। ये मैं अगर आप कहें ना कि रियल एस्टेट के लोग बड़े मासूम हैं, हाँ ये वो जालिम जाबिर हैं, और इनको भी वही रोला लगना चाहिए कि जो ये अली असगर को लगना चाहिए फ्रॉड, क्योंकि उसको पता है सर, ये भी ये रियल एस्टेट वाला आता है ना सर, जो कॉलोनी बनाता है वो एजेंट्स को जाके ब्रीफिंग देता है ना। एजेंट को पता होता है कि ये 4 ब्लॉक लेके तो 10 ब्लॉक पे ये काम कर रहा है, फजूल में ब्लॉक इसके पास 4 हैं, प्लाट 2000 हैं, ये 2 नंबरी कर रहा है। उसके बावजूद भी वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पैसे ला देते हैं। अच्छा, इसमें खाली अब रियल एस्टेट से आगे निकले ना, अब जरा चलते हैं हम अपने दामन में भी झांक लें। हम मीडिया वाले इश्तिहारात के लिए भी इन चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं बहुत से अखबारात और इनको जानता हूँ कि जिनकी बड़े बड़े फ्रंट एंड बैक इश्तिहारात लगते रहे। अब चूंकि वो उनकी पार्टी बन गए हैं और उनके लिए भाई वो कमाऊ कूद हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप जाके दें, उन्होंने ख़ास तौर पर डायरेक्शन दी हुई है कि इस कॉलोनी के खिलाफ खबर नहीं लगानी। वजह ये, अब देखिए कि मतलब हमाम में तो सारे नंगे, रियल एस्टेट वाला भी उनके साथ मुलजिम, खुद मीडिया मुलजिम, मीडिया भी जिम्मेदार है। ट्रू एक साइड के ऊपर लगे होते हैं इनके खिलाफ, इनका भी कमाई के तरीके बन गए, धंधा है बड़ा धंधा है। जैसे मैंने स्टोरी करते हैं ये लोग, चौकटा लगा दिया कि जी गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी एग्जेक्टिव ये हो गया, अगले दिन आप उठा के देख लें उसी जगह इतना बड़ा इश्तिहार लगा होता। फिर वो जनाब उसकी साथ ही जनाब गुरमानी साहब की जो ना मूवमेंट की, उनकी सियासी तकरीबात में जो वो चौकटे फोकटे लग रहे थे। यार हमें भी शर्म आनी चाहिए मोहतशिम साहब, सही ये हमें भी शर्म आनी चाहिए। अब जैसे आप रियल एस्टेट का बता रहे हैं ना कि उनको पता होता है कि जी कॉलोनी 2 नंबर है या 1 नंबर है, तो इसी तरह मीडिया वाले के पास जब वो ऐड आती है तो उसको भी पता होता है कि ये कॉलोनी कैसी है, नहीं लगाते हैं। मैं बड़ा मेरे पास ना वो कॉपी बनती मेरे ऑफिस में ना, तमाम अखबारात आते हैं, तो जिस सोसाइटी की खबर लगी हुई हो रहा, अगले दिन ना जानबूझ के मैं उसी जगह पे चेक करता हूँ, इश्तिहार लगा होता। आप इनके सालगिरह, इनके एडिशन देख ले, इनके फलाने डेज देख लें, इनके ये जितने बड़े माफियाज हैं, जितना करप्ट अफसर है, जितना करप्ट SHO है, जितना करप्ट ठेकेदार है, उन सब के इश्तिहार लगे होंगे। तो सर बात ये है कि जो काम मेरा था, मैं अपना काम दयानतदारी से नहीं कर रहा, जो काम आपका था आप नहीं कर रहे, जो किबला न्याजी साहब का था न्याजी साहब नहीं कर रहे, जो एक जज के मनसब पे बैठा है वो इंसाफ नहीं कर रहा अपनी कुर्सी के साथ, जिस चीज़ का एक ऑफिसर ने हलफ लिया और जिसकी वो तनख्वाह लेता वो काम नहीं कर रहा। तो मुझे एक बात बताएं, क्या हम सब मौत प्रूफ हैं? क्या हमने मरना नहीं है? क्या हमने जवाबदेह नहीं होना? तो ये जो माफियाज हैं, ये माफियाज उस वक्त पनपते हैं कि जब यासिर शेख अपने हिस्से का काम छोड़ दे, मोहतशिम तरीफ अपने हिस्से का काम छोड़ दे, आप इनको पैसेज देते हैं। बेसिकली आप और हम क्या है, हमारा काम है सोसाइटी के अंदर हर ज्यादती और जुल्म की आवाज़ बुलंद करना,
मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि जब ऐसी बात हो रही थी तो मुझे कहीं बात करनी चाहिए। ट्रू ट्रू। तो इसमें अभी कोई ये तो अभी हम अगर देखें ना कि ये आपने डीजी खान की बात की, लिया की मुल्तान की, तो ये छोटे छोटे टाउन हम कंसीडर करते हैं। जब हम पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं, जब हम कराची की बात करते हैं, जब हम लाहौर की करते हैं, जब हम इस्लामाबाद की करते हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा तबाही होगी। इस तरह के मगरमच्छ तो वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े बैठे होंगे। देखिए हर दौर में हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, कहीं लोग ना जहाँ सिस्टम बन जाते हैं, जहाँ मीडिया फाल हो, मीडिया मसाइल का शिकार ना, उसकी मजबूरियाँ ना हो, ठीक है, जहाँ इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले उन्हें पता हो कि ये जो मुनसिफ है ये इसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इसने कितनी जवाबदेही करनी है, वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले दें। जहाँ ऑफिसरान को पता हो कि मैंने हल्फ उठाया कि मैंने पब्लिक सर्वेंट है ना सर, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने पब्लिक की सर्विस क्या की, माफियाज को प्रोटेक्ट करके पब्लिक सर्विस। सो जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है वहाँ पूरे मुल्क के अंदर ये माफियाज बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको और हमारा जो खित्ता है जनूबी पंजाब, ये बहुत पसमानदा है माशी तौर पे भी और वैसे भी। एक धक्का किसी को ज़िंदगी में माशी लग जाए ना, कसम से उसकी नस्लें नहीं खड़ी हो सकती दोबारा। एक बंदा आप इमेजिन करें ना सर, उसने अपना सारा कुछ लपेट के, सारा कुछ समेट के इस सोसाइटी में अपने लिए प्लाट ले लिया, और पता ही चलता है कुछ टाइम के बाद वो तो खाली कागज़ का टुकड़ा लिए फिर रहा है, उसको तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लैंड ही कोई नहीं है, अप्रूवल ही कोई नहीं है। लब के दिखाओ जी, आप तो जा ही नहीं सकते हो। और गुरबानी साहब तो दूर, गुरबानी साहब की गाड़ी से उड़ती हुई गर्द को नहीं पहुंच सकते वो लोग, वो अपना हक कहाँ से लेंगे? ठीक, तो अभी कोई लास्ट, अभी टाइम हमारा शॉर्ट हो रहा है, तो इसमें अभी कोई होप है इन लोगों के लिए? देखिए होप मतलब मायूसी जो है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, एक ज़ात है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मैं समझता हूँ कि जो मुतासरीन की, यूँ कहते हैं कि मजलूम की जो आह और बका है वो आसमान के पर्दे चीर के जाती है। तो डरना चाहिए उन लोगों को भी कि जिन्होंने ये माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं जैसे लोगों की, वो सियासी मखदूमीन हैं, और उन ब्यूरोक्रेसी को भी, और उन सियासी उनको भी कि कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, और बाकी एमडीए चेयरमैन साहब को, डीजी साहब को थोड़ा सा खौफ खुदा रखना चाहिए, कुछ डरना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। वो जो खून न चला जा रहा है वो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको जा रहा है कि एक मर्तबा ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे आपकी ये रैयत में आता है उनकी, और आपसे आपकी रैयत का सवाल होना है। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप एक मीटिंग ना ले सकें इस पे कि यार इतना बड़ा मामला है, 12,000 ख़ानदान मुतासरा बैठे, अरबों रुपए का स्कैम हुआ है, मुल्तान की बाउंड्री के अंदर हुआ है, कोई पहाड़ों में नहीं हुआ, कोई संगलाख चोटियों पे नहीं हुआ, कोई बलोचिस्तान में नहीं हुआ, कोई कल्लात और सिब्बी के अंदर वाक़या नहीं हुआ। भाई मदीनतुल औलिया दारुल हुकूमत जनूबी पंजाब का, कच्चे के इलाके में नहीं है, ये पक्के के इलाके में तो कोई पूछने वाला नहीं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मतलब है कि इनको बैठना चाहिए। सर मैं मेरी आज तक ना गुरबानी साहब की, मैंने एक दो उनके पैनाफ्लेक्स वगैरह देखे कि ये गुरबानी साहब है, खूबसूरत आदमी है, बज़ाहिर कोई मेरी ज़ाती मुलाकात नहीं, वो मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं पहचान ना सकूँ, मैं उनके सामने तो सवाल ही पैदा नहीं तो मुझे पहचाने। लेकिन मामला ये है कि एज ए जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी आवाज़, ये बड़े दुखी लोग हैं जो इनके मुतासरीन हैं। आप यकीन माने कि जो किराए के घर में रह रहा हो या जो बेघर रह रहा हो, उसके लिए तो उसके दर्द का फसाना तो समझे ना सर। आप कभी वो कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने। तो ये इनकी साल उसने ख्वाब देखे होंगे अपनी छत बनाने के लिए, तो वो सारे अमलियाँ मेट हो जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, जुरत दे। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। और ये इस तरह के जो माफियाज हैं उनके लिए तो मतलब जितने भी अभी ये देखे 12,000 जैसे भी यासिर साहब बता रहे थे कि ये मुतासरीन हैं, अभी वो उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इसको झोली उठा के बद्दुआएं ना दे रहा हो। और ये इतनी मतलब तबाही वाली बात है उसके लिए कि जी उसके लिए सुख, उसके ख़ानदान के लिए, वो बच्चों को कौन सा रिस्क खिला रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ कर रहा है, तो वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए तबाही और बर्बादी का सामान मुयस्सर कर रहा है। पैसा कितना अरसा तक कोई खा सकता है।
तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई करना चाहें तो ये जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं इनके साथ आप बेहतरीन तरीके से डील करेंगे, जैसे ये इनका हक बनता है इनको डील करने का, क्योंकि ये बेसिकली फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, ये आके तबाही मचाते हैं कॉलोनी के बारे में, एमडीए के बारे में, और जाके ये सारा का सारा पहले सही तरीके से छानबीन करने के बाद अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप इनके हवाले करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।